डिकेज पढ़ेंगे, डिके के बाद देखेंगे हर रिएक्शन की अपनी एक क्यू वैल्यू होती है। वो क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिके में, अल्फा डिके में, बीटा डिके में, गामा डिके में, डिफरेंट डिफरेंट डिके में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। अल्फा डी के लिए कुछ और, बीटा के लिए कुछ और। लेकिन इससे पहले ये तो पता करना पड़ेगा ना कि अल्फा डी के होता क्या है, बीटा डी के होता क्या है, गामा डी के होता क्या है। जब यही नहीं पता होगा तो कैसे निकालोगे क्यू वैल्यू उनकी। तो आज का लेक्चर इसीलिए थ्योरेटिकल रहेगा, कल का फिर से दोबारा से कैसे आ जाएगा। कल का जो लेक्चर होगा, मतलब कल का तुम्हारे लिए वो कब होगा, शायद परसों होगा ना तुम्हारा। तो वो लेक्चर कोई मिस मत करना, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं क्यू वैल्यू के, अल्फा डी के, बीटा डी के, गामा डी के। उसके बाद सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा रेडियो एक्टिविटी का, बस बाकी सब हो गया उसका। चलो स्टार्ट करते हैं आप। स्क्रीन दिख रही है सबको, देखो। यस ठीक है, तो मैं जैसे बार बार मैं बोल रहा हूँ, आज का लेक्चर कैसा रहेगा, थ्योरेटिकल। ठीक है। आज का लेक्चर हमारा थ्योरेटिकल रहने वाला है बच्चों। फिर भी कुछ रहा तो हम आगे बता दें, आओ। तो आज के लेक्चर के में हम पता चल जाएगा हमें कि डीके को कैसे पहचानते हैं, कौन सा डीके कैसा है, अल्फा डीके बीटा कैसे गामा। डीके है, बीटा डीके कौन सा है, गामा डीके। देखते ही पता चल जाए कि ये अल्फा डीके है, ये गामा डीके है, और ये बीटा डीके है। ऐसे ही एक स्टेबिलिटी कर्व होती है न्यूक्लियाई की, वो भी चेक करेंगे। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी उसके ऊपर से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो दो चीजें तो जरूर करेंगे, लेकिन अल्फा बीटा गामा डीके से पहले हमें ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि डीके होता क्या है, चीज है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। क्लियर है सबको ऑब्जेक्टिव आज का? यस सर। चलो देखो, सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की मैं बात करता हूँ। रेडियो एक्टिविटी, किसी को कुछ पता है रेडियो एक्टिविटी के बारे में? तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत शायद। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, किसी को कोई आइडिया? नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं है किसी को भी? नाम सुना है बस। हाँ, तो नाम क्या सुना है, कुछ तो सुना होगा उस नाम के बारे में। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव क्या? यही सुना है बस। अभी बहुत सारे मेजर अमाउंट ऑफ जो न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। बहुत सारे कैसे होते हैं, अनस्टेबल। अब अनस्टेबल। कोई अनस्टेबल रहना चाहेगा क्या? नो सर। जो अनस्टेबल है उनको स्टेबिलिटी तो चाहिए। तो वो स्टेबिलिटी चाहने के लिए, अब ये अपने आप ही उनकी चाह है, हमने तो कोई एनर्जी नहीं दी। तो स्टेबिलिटी चाहने के लिए वो रिएक्शन होती है उनके अपने अपने, वो टूटते हैं, ऐसा बोलो, या टूटता भी नहीं सही वर्ड है, डिके होते हैं। क्या होते हैं वो? धीरे धीरे डिके, स्टेबिलिटी के लिए। तो वो डिके होते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। क्या बोलेंगे इसको? रेडियो। एक्टिव डिके। वो रेडिएशन निकलती है, रेडिएशन मान लोगे तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स निकलते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। उन पार्टिकल के हिसाब से ही इनका नाम है रेडियो एक्टिव डिके, और इनके टाइप्स। तो पहली बात, ये रेडियो एक्टिव डिके है क्या? सर, डिके हो रहा किसी न्यूक्लियाई का, फॉर किस लिए हो रहा है वो डिके? ताकि उसको क्या मिल पाए, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मिल पाए। और ये डिके कितने टाइप्स के होते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा रेडियो एक्टिव पार्टिकल निकल रहा है। अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो कौन सा डिके हो गया? अल्फा डिके। अगर बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो कौन सा डिके हो गया? गामा निकल रहा है तो क्या हो गया? गामा डिके। तो थोड़ा सा हम देखते हैं, क्योंकि नेचुरल है सर ये तो। देखो, स्पॉन्टेनियस डिके, ध्यान से सुनना, थ्योरेटिकल लेक्चर है लेकिन इसके ऊपर से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसका यूज होता है आगे जाके, सीधा क्वेश्चन नहीं आते। स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ द नेचुरल अकरिंग अनस्टेबल न्यूक्लियाई। कैसा है सर? अनस्टेबल न्यूक्लियाई। और वो कैसे होगा सर? कुछ पार्टिकल्स एमिट होंगे, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी, और गामा रेडिएशन भी हो सकते हैं। इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। अब ध्यान सुनना, क्यों होता था ये मैंने बताया था, क्या अचीव करने के लिए? स्टेबिलिटी। इसलिए बोला था ये एमिशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू द इनस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर, स्टेबल नहीं है। और इसके में अगर जैसे जैसे ये मीट हो जाएंगे, ये अल्फा पार्टिकल किसी में मीट होगा, किसी में बीटा होगा, किसी में गामा होगा, उससे उसको क्या मिलेगी? स्टेबिलिटी। तो ये अटेन द स्टेबिलिटी। क्लियर है क्या सबको? देख लो यहाँ तक।
रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके मतलब, और क्या क्यों होता है, क्लियर। आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ रेडियो एक्टिविटी के, क्या है ध्यान। सबसे पहले तो इसका फिजिकल केमिकल कंडीशन से न्यूक्लियस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तुम रेडियो एक्टिविटी का मतलब है कोई ज्यादा डिके हो रहा है, कोई कम डिके हो रहा है, तुम टेम्परेचर, हाई प्रेशर, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो उसकी रेडियो एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है, अनअफेक्टेड रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने आप हो रहा है। क्लियर है सबको। सबसे पहली बात तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी फिजिकल कंडीशन का या केमिकल कंडीशन। अब दूसरी चीज क्या है, कोई रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है सर स्टेबिलिटी के लिए, कोई स्टेबल हो जाता है सर, बिल्कुल किसी को स्टेबिलिटी मिल जाती है, जस्ट एक या दो रेडियो एक्टिव पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल डिके कर दिया और उसको क्या होगी, स्टेबिलिटी मिल गई। कोई तो इमीडिएटली हो गया एकदम से। किसी को स्टेबल होने में बहुत टाइम लग जाता है, किसी को स्टेबल होने में बहुत टाइम लग जाता है, कितना भी लग सकता है, कम से कम टाइम भी लग सकता है और ज्यादा से ज्यादा भी ज्यादा। समझ में आ रहा है। ये किस पे डिपेंड करता है कि वो कितना अनस्टेबल है या कितना उसको स्टेबिलिटी चाहिए। तो इस टाइम के लिए इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी का टाइम, रेडियो एक्टिव टाइम की बात जब हम करेंगे ना रेडियो एक्टिविटी में, तब पता चलेगा। सबसे पहली बात कि डिसइंटीग्रेट होगा, डिसइंटीग्रेट करने के लिए क्या चाहिए होता है सर, उसको पार्टिकल्स में, पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा फोटोन भी हो सकता है। अच्छा, इससे क्या बात होगा सर, क्या डिसइंटीग्रेट एकदम से होके उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, जरूरी नहीं है, हो सकता है अगले ही पल स्टेबल हो जाए, हो सकता है बहुत टाइम लग जाए, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है क्या। और ये जो एनर्जी निकलेगी ये न्यूक्लियाई से निकलेगी, ये तो नॉर्मल सी बात है, न्यूक्लियाई से, क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके में जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, जो टूट रहा है, वो कौन है, न्यूक्लियाई तो है सर। तो एनर्जी भी कहाँ से निकलेगी, न्यूक्लियाई से, न्यूक्लियाई से। तो ये पहले दो पॉइंट तो बहुत जरूरी है। कौन से सर, एक तो अनअफेक्टेड है फिजिकल और केमिकल कंडीशन से, दूसरा टाइम इसको कितना भी लग सकता है। क्लियर है सबको ये दोनों पॉइंट, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर है सबको। चले आगे। यस सर। यस सर। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आज का लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। मोड्स ऑफ डिके, अब डिके के लिए मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, डिके कैसे हो सकता है सर, अल्फा में भी, बीटा में, गामा में। अब मोड्स ऑफ डिके इसी पे डिपेंड करते हैं सर। जो डिके हो रहा है, जो टूट रहा है, जो अपने में से रेडिएट, जो पार्टिकल्स निकाल रहा है, वो है पेरेंट न्यूक्लियाई। उसको क्या बोलते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई। पेरेंट न्यूक्लियाई ये है, मान लो पेरेंट न्यूक्लियाई, ये डिसइंटीग्रेट होके पार्टिकल्स निकाल रहा है, अल्फा और बीटा और गामा, इनमें से कुछ भी निकल रहा है। तो ये जो इसके साथ जो पार्टिकल बना, इसके ये टूटा किसी और स्टेबल पार्ट में और साथ में अल्फा निकाला, बीटा निकाला या गामा निकाला, कुछ भी निकाल सकता है। तो ये तो हो गया हमारे पास पेरेंट, ये हो गया उसका डॉटर, क्या हो गया, डॉटर न्यूक्लियाई। क्लियर है। तो पेरेंट न्यूक्लियाई क्या हो जाता है सर, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट इनटू न्यूक्लियर। कौन सा न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई। जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है वो कौन है, पेरेंट, और जिसमें डिसइंटीग्रेट हो रहा है वो क्या है सर, वो क्या, डॉटर। क्लियर है सबको यहाँ तक। किसी को कोई डाउट है तो फिर पूछ लिया जाए, अभी भी किसी को कोई, सन न्यूक्लियाई नहीं होता, नहीं। सर ये क्वेश्चन ना आपने होमवर्क में भी दिया था, है ना। कौन था, ऐसा था सर, पेरेंट और डॉटर, मैंने तो छोड़ दिया वो। अच्छा वो मैंने एक बोला था शायद कि अगर हो पाए तो करना, वरना छोड़ देना, क्योंकि वो हमने करना ही था, वो हम उसमें कर लेंगे, क्या क्यू वैल्यू। वेरी गुड। चलो, पेरेंट न्यूक्लियस जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है और डॉटर न्यूक्लियस जिसमें डिसइंटीग्रेट हो, चलो। और इससे कुछ, और जब भी अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल निकलेंगे, साथ में क्या निकलेगी, एनर्जी। क्या निकलेगी, एनर्जी। इसी को मैंने क्यू बोला है, और कल इसी के नेक्स्ट लेक्चर में इसी के क्वेश्चन करेंगे, क्यू वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्यू वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है, वही डेल्टा एम सी का स्क्वायर निकालते हैं, सिर्फ सेम वैसे ही निकालेंगे, ठीक है। अब जब अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो कैसा डिके होगा, बीटा पार्टिकल निकलेंगे तो कैसे डिके होगा, और गामा पार्टिकल निकलेंगे तो कैसा डिके होगा, ये खास बात है, ध्यान से सुनो। चलें आगे। अब देखो, अल्फा पार्टिकल में कौन सा पार्टिकल निकल रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्या निकलेगा, एमिशन ऑफ
अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन होता है अल्फा पार्टिकल? हीलियम हीलियम 2 पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव। यही होता है ना? हाँ सर। यस सर। अच्छा ठीक बात, ठीक बात। और हीलियम की मैं बात करता हूँ तो सर उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। और मास नंबर कितना होता है? 4। तो अब ध्यान से सुनना, ये पार्टिकल था एक्स, जैसे इसने दे भी रखा है, ये पार्टिकल था एक्स या न्यूक्लियाई, सोच ही बोलूंगा, पार्टिकल नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? न्यूक्लियाई। ये किस में टूटा? वाई में, ठीक है। साथ में निकला अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब बोले तो हीलियम। अब एक्स के पास जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को लिखता हूँ जेड से, और मास नंबर को क्या लिखता हूँ? ए से। ए से। अच्छा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास 4। और साथ में निकलेगी एनर्जी। अब क्योंकि मास नंबर और एटॉमिक नंबर कंजर्व्ड रहेंगे ये चीजें, तो अगर यहाँ पर Z है, यहाँ 2 है, तो यहाँ Y का आंसर क्या आना चाहिए, कोई बता सकता है? Y का एटॉमिक नंबर क्या होगा? सोचो थोड़ा। Z-2। Z माइनस 2। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो यहाँ पर Z माइनस 2 और ये 2 ऐड होके क्या बनाएंगे वापिस से? जेड। तभी Z ऐसे ही मास नंबर क्या होना चाहिए? A-4। -4। तो क्लियर है ना सबको? यस यस सर। सर। यस सर। आसान है, आसान। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो जाती है किसकी? अल्फा डिके। किसकी? अल्फा डिके। डिके। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है सर, ये देखो, ये देखो, इसका मास नंबर देखो क्या है? 226। ये टूट गया किसमें? इसके अंदर। तो इसका मास नंबर क्या आया? 222, क्योंकि इसका टोटल कितना था? 4। 4 में क्या ऐड करूं कि 226 बन जाए? 222। 2। ऐसे ही ये 88 था, ये 2 था, तो 2 में क्या ऐड करूं कि 88 बन जाए वापस से? 86। समझ में आ रही है बात? सबको क्लियर है? अल्फा पार्टिकल निकलेगा, सीधी पहचान। और ये बात साथ में एनर्जी निकलती है, मेगा इलेक्ट्रॉन। तो मेरे को क्या खास बात समझ में आई, कोई बता सकता है इसके अकॉर्डिंग ये अल्फा पार्टिकल में क्या हो रहा होगा न्यूक्लियई के साथ? सोचो थोड़ा, अल्फा पार्टिकल में न्यूक्लियई के साथ क्या हो रहा होगा? एक्स कौन सा न्यूक्लियई है यहाँ पर? पेरेंट न्यूक्लियाई। और वाई? डॉटर। तो बताओ, पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई की कॉन्फ़िगरेशन बोल दो, या स्ट्रक्चर में बोल दो, या मास नंबर और एटॉमिक नंबर में क्या फर्क है, ये बता दो। उसमें ना उतना फर्क है, अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो है। बताओ क्या क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर में क्या फर्क आया डॉटर न्यूक्लियाई के? देखो ध्यान से, साफ साफ तो दिख रहा है। सर जो मतलब पेरेंट एटम का था ना, उसमें से 2 कम हो गया। डॉटर न्यूक्लियाई में क्या हो गया सर? द एटॉमिक नंबर decreases by 2। और similarly and mass number decreases by 4. mass number decreases by 4. ये पहचान है किसकी? अल्फा। अल्फा डिके। क्लियर है क्या सबको? अल्फा डी के कैसे पहचानोगे? yes कि मास नंबर 4 से कम होगा और एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा, और साथ में निकलेगा अल्फा पार्टिकल प्लस एनर्जी। देख लो, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? एटॉमिक नंबर 2 ही होगा कम और मास नंबर 4। क्या, दोबारा बोलो। मतलब सर हर बार एटॉमिक नंबर में सिर्फ 2 ही कम होंगे और मास नंबर बिल्कुल 4। बिल्कुल, अल्फा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, और अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर होता कितना है? 2, तो इसलिए 2 कम हो जाएगा। उसका मास नंबर 4 होता है, तो उसको कितना कम होगा? 4। हर बार अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। लेकिन अगर 2 अल्फा पार्टिकल निकल गए तो एटॉमिक नंबर कितना कम होगा? 4। 4। याद रखना इस बात को। मैं एक अल्फा डीके की बात कर रहा हूं, ऐसे समझो 2 अल्फा पार्टिकल निकले तो उस हिसाब से चेंज। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, हम करेंगे कि भी दे देंगे कि एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, वो डॉटर न्यूक्लियाई में टूटा है,
कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे और कहेंगे इसने जब डॉटर न्यूक्लियाई पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर में टूटा है तो इसने 4 तो अल्फा पार्टिकल निकाले, 3 तो बीटा पार्टिकल निकाले, 1 गामा पार्टिकल निकाला। बताओ डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर कैसा होगा और उसका मास नंबर कैसे होगा। तुम साफ साफ देखोगे अगर 4 अल्फा पार्टिकल निकाले हैं तो 1 अल्फा पार्टिकल कितना कम कर रहा है एटॉमिक नंबर? 2 तो 2 4 कितने कम करेंगे? 8 8 ऐसे देखना पड़ेगा दिमाग में। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले ये थ्योरेटिकल वाला जरूरी होगा ना उसके लिए जानने के लिए, क्योंकि अगर जब यही नहीं पता होगा कि कितना एटॉमिक नंबर कम होता है अल्फा में, यही दिमाग में नहीं घुसता होगा तो क्या कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? No. तो याद रखना। चले आगे, यहाँ तक क्लियर है सबको अल्फा डीके? यस अब बीटा डीके पे आ जाओ। बीटा डीके में क्या होता है सर? बीटा डीके में जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो कौन सी रेडिएशन निकलती है? बीटा नेगेटिव, है ना। बीटा डीके ऐसे समझो, बीटा पार्टिकल निकलता है। क्या निकलता है सर? बीटा पार्टिकल। पार्टिकल, बीटा पार्टिकल निकलता है। लेकिन यहां पर एक खास बात है, बीटा पार्टिकल वैसे जो मैं बोलता हूं वो किसको बोलता हूं? इलेक्ट्रॉन। किसको बोलता हूं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। बट एक बात बताओ, ये जो डीके है ये तो किसका फिनोमिना है? न्यूक्लियाई का फिनोमिना है। न्यूक्लियस के अंदर भी क्या पैदा हो जाता है इस केस में? इलेक्ट्रॉन। तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं पर। नहीं होते ना, तो यहाँ पर जनरेट हुआ है ना। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड, है ना। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड बट चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड ना, समझ रहे हो? यस सर। तो याद रखना, तो इसकी खास बात है। बीटा पार्टिकल वैसे किसका सिनोनियम है, किसके लिए यूज करते हैं हम ज्यादातर? इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए बोलते हैं? अगर कोई तुम्हें बोल दे बीटा पार्टिकल तो क्या समझोगे उसको, क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रॉन। अब बीटा पार्टिकल जिसमें निकले वो बीटा डीके, अल्फा पार्टिकल जिसमें निकले वो अल्फा डीके। अब बीटा पार्टिकल भी निकलेगा तो बीटा डीके के अब 2 टाइप हो जाते हैं। एक होता है बीटा नेगेटिव डीके, एक होता है बीटा। पॉजिटिव। क्या फर्क होता है, किसी को आइडिया? सोचो सोचो थोड़ा सा। एक में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और एक में इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक बात है। अब मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। बीटा पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रॉन बोला था, एक्चुअल में बीटा कौन सा पार्टिकल है जो नेगेटिव होता है? बीटा नेगेटिव वाला। बीटा नेगेटिव वाला उसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन। तो बीटा पॉजिटिव में जो निकलता है वो होता है पॉजिट्रॉन। क्या होता है? पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन क्या है सर? यहाँ पर दिखाता हूँ, दिख रहा है पॉजिट्रॉन? क्या है सर पॉजिट्रॉन? पॉजिट्रॉन बिल्कुल किसकी तरह है सर? पॉजिट्रॉन बिल्कुल किसकी तरह है सर? मैंने एक बार पहले भी बताई हुई है ये बात। बिल्कुल किसकी तरह है? इलेक्ट्रॉन। बस उसका चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में फर्क है, दोनों को सेम नहीं मानना। समझ में आता है ना पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में क्या फर्क है? भाई प्रोटॉन का तो मास अलग होता है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बिल्कुल एक जैसे हैं। बस उनमें किस चीज का फर्क है? उनके चार्ज के नेचर। एक नेगेटिव है और एक क्या है? पॉजिटिव। तो क्या बोलते हैं पॉजिट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन का क्या बोलते हैं? भाई। भाई नहीं, दुश्मन बोल दो एक किस्म से। एंटी पार्टिकल। क्या बोलते हैं? एंटी पार्टिकल। सब कुछ सेम, चार्ज का नेचर अपोजिट है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। समझ में आ रहा है? ऐसे यहाँ पर 2 एंटी पार्टिकल बढ़ते हो, एक तो पॉजिट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन का है, और 2 पार्टिकल और पढ़ोगे नए, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि डिटेल में चले गए तो वो बहुत अच्छा लंबा टॉपिक है, लेकिन हम जितना होगा उतना ही यूज करेंगे। वो नए 2 पार्टिकल कौन से हैं? वो है पॉजिट्रॉन, तो सॉरी वो है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। पढ़ा है कभी न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो किसी ने? पढ़ा? क्या होते हैं ये? नहीं ना? रिपीट करना। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की तो हाइपोथेसिस भी होती है लेकिन अभी नहीं पढ़ पाएंगे हम, ठीक है। जितना हो पाएगा उतना तो करेंगे, देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? बीटा डीके कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के। बीटा पॉजिटिव डीके और बीटा नेगेटिव। बीटा नेगेटिव डीके में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बीटा पॉजिटिव डीके में क्या निकलेगा? पॉजिट्रॉन। अब खास बात क्या है बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव की, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर तुम्हें दिख भी रहा है, ठीक है।
अभी हम इसका एग्जांपल भी देखेंगे, यहाँ पर ये दिख भी रखा है। बट इसमें खास बात क्या है, देखो जो मैं लिख रहा हूं सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करना। एक चीज अगर मैं तुमसे बोलता हूं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, क्या याद रखो, क्या याद रखो? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इधर क्या याद रखोगे, इसका उल्टा, प्रोटॉन। प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। अब ध्यान रखना इस बात का, जिसने ये याद रख लिया, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं किसमें, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। इसको याद कैसे रखना है मैं बताता हूं। याद कैसे रखोगे, इनके इलेक्ट्रॉन वाले से। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन निकला है तो वो पॉजिट्रॉन निकला है तो वो बीटा पॉजिटिव। ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है बीटा नेगेटिव डीके? बीटा नेगेटिव डीके तब होता है जब न्यूक्लियस के अंदर ही एक न्यूट्रॉन किसमें बदल जाता है बच्चे, एक प्रोटॉन। याद रखो, एक न्यूट्रॉन किसमें बदल गया, एक प्रोटॉन। सर इससे क्या, ध्यान से सुनना। अगर मान लो ये मेरा पेरेंट न्यूक्लियाई था एक्स, ये किसमें टूटेगा बच्चे, वाई में। ऊपर रिएक्शन जो भी लिखी हुई है उसको मत देखना, जो मैं लिख रहा हूं उसकी बात करना, ठीक है। एक्स किस में टूट गया, वाई में, ठीक है। एक्स के पास जो एटॉमिक नंबर था वो क्या था, 2 जेड। ऊपर नहीं देखना। और ए। पांच नंबर क्या है, ए। अब तुमने बोला एक जो न्यूट्रॉन है वो किस में बदल गया, प्रोटॉन में। तो एक खास बात मुझे बताओ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया तो मान लो, सपोज कर लो, एक सेकेंड रुकिए, एक न्यूक्लियस था पहले, एक हमारे पास न्यूक्लियस था, इधर 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 लिख, एक जो न्यूक्लियस था उसके अंदर कितने पहले इस मान लो 4 प्रोटॉन थे और दो तो कितने आते न्यूट्रॉन थे। फॉर एग्जाम्पल ले लिया, हाइपोथेटिकल केस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल क्या थे सर, 4 तो प्रोटॉन थे और 2 क्या थे, न्यूट्रॉन। अब डिके होने के बाद इसके प्रोटॉन तो कितने हो गए, 5 और न्यूट्रॉन कितना हो गया, 1 किस चीज पे फर्क नहीं पड़ा, प्रोटॉन पे। है? टोटल नंबर ऑफ क्यों नहीं बढ़ा? 4 से 5 हो गए, पड़ा है उस पे तो फर्क। न्यूक्लियस पे फर्क नहीं पड़ा। न्यूक्लियस पे फर्क नहीं पड़ा, और थोड़ा पास आओ, बात सोच समझो थोड़ा सा। और न्यूक्लियंस पे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पे, वेरी गुड प्रीशु, न्यूक्लियंस पे फर्क नहीं पड़ा। पहले कितने न्यूक्लियंस थे देखो, 6 अब कितने हैं, 6 ही है। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को मैं क्या लिखता हूँ, मास नंबर। मास नंबर, ए, यानी ए जो पहले था अभी भी वही वही है। है। हाँ। तो अगर ये एक्स ए था तो वाई भी क्या रहेगा, ए। ए। अब एक बात बताओ, जेड का मतलब क्या होता है, कितने नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन, है ना। एटॉमिक नंबर को, वेरी गुड, एटॉमिक नंबर को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर प्रोटॉन एक कम हुआ या बढ़ा है, अब देखो पहले कितने थे ये 4, अभी देखो कि कौन किस में बदला है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला है। तो पहले 4 प्रोटॉन थे, अब कितने हैं, 5। तो प्रोटॉन बड़ा है या घटा है, सर बड़ा है। बड़ा है। और प्रोटॉन का मतलब क्या बड़ा होगा, जेड। जेड। अब जेड एक बढ़ गया या घट गया, बढ़ गया। +1 तो जेड पहले जेड था, अब क्या हो जाएगा, जेड। Z+1। अब बैलेंस तो चीजों को करना ही है, बैलेंस तो करना ही पड़ेगा सर। यहाँ पर z है, यहाँ पर Z+1 है, तो कुछ ऐसी चीज आएगी जिसके पास जो एटॉमिक नंबर वाली साइड आए वहां पर क्या है, -1 -1, और ऊपर क्या है, वाई ए। ये तो ए ही है, तो ऊपर क्या आना चाहिए उस पार्टिकल का, ये 1 ए, ये तो पहले से ही बैलेंस है, तो ऊपर क्या आना चाहिए उसका, 0 आएगा, क्योंकि ये तो पहले से ही ए है, यहाँ पर भी ये, अगर यहाँ 1 लिख दूंगा तो यहाँ पर तो A+1 हो जाता, समझ रहे हो। तो ये हमसे कुछ नहीं आना चाहिए, तो ऐसा पार्टिकल एक ही है सर, इलेक्ट्रॉन। कौन है सर,
इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज -1 होता है और उसके पास कोई न्यूट्रॉन होता ही नहीं। मास नंबर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास क्या ही होगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के पास कुछ नहीं है, 0। यहाँ पर समझ में आ रहा है बीटा नेगेटिव डिके में क्या हो रहा है यहाँ पर, और साथ में एनर्जी तो निकलेगी। तो मेरे को बताओ बीटा नेगेटिव डिके में क्या क्या हो रहा है। जैसे हमने अल्फा के लिए बताया था, मास नंबर चेंजेस बाय एटॉमिक नंबर चेंजेस बाय 2, इसमें क्या हो रहा है? देखो देखो ध्यान से देखो, अभी पूरी चीज नहीं बताई मैंने, एक चीज और रह रही है इसमें, अभी करेंगे उसके बारे में। सर इसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है बाय 1 हाँ और मास नंबर सेम है। अभी एक चीज पेंडिंग है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक चीज क्या है पेंडिंग। पेंडिंग, यहाँ पर लिखूंगा। अभी क्यों लिखूंगा बाद में बताऊंगा, अभी तक बताओ क्या हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 इंक्रीज हो रहा है बाय 1 प्लस और मास नंबर रिमेन्स सेम। सेम। वेरी गुड। तो ये निशानी किसकी है? बीटा 1 की डिक्टेशन। बीटा नेगेटिव। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें तो पूछ लो। क्लियर है? यस सर। अब हुआ क्या? अब हुआ क्या? अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि हमने जो इम्पोर्टेंट है हम वही बात करते हैं ना। तो अगर मैं थ्योरी करता रहा हूँ तो ये पूरा ही जो लेक्चर है हमारा, न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा डीके, बीटा डीके और साथ में हाफ लाइफ, ये पूरा 4 लेक्चर का काम है अगर हमें समझना है। अगर मैं 1-1 घंटे की बात करूँ तो, लेकिन हमने 4 लेक्चर्स नहीं है हमारे पास इसका, है ना। तो हम थोड़ा शॉर्ट में भी निपटाएंगे, क्वेश्चंस भी करने हैं हमने कल इसके। चलो आओ, तो क्या हो रहा है बच्चे, एक्स किस में टूट रहा है? वाई में। और फिर किस में टूट रहा है? ई में। तो हुआ क्या, अब मेरे को बताओ, वाई तो एक पूरा न्यूक्लिया ही है या नहीं? हाँ सर। साथ में क्या निकला है? इलेक्ट्रॉन। क्या निकला? इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बीटा नेगेटिव पार्टिकल भी बोला है। अब इलेक्ट्रॉन हैवी या न्यूक्लियस हैवी? न्यूक्लियस। तो जो एनर्जी जो निकलेगी, जो एनर्जी जो आएगी, वो सबसे ज्यादा किसको मिलेगी? इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा या न्यूक्लियस? जब ये स्पॉन्टेनियस डिके हो रहा होगा तो इनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको मिलेगी? इलेक्ट्रॉन को या न्यूक्लियस को? कौन तेजी से भाग सकता है? सर फिर से रिपीट कर दो इसको। हाइयर पार्टिकल, जो हाइयर मास वाला पार्टिकल होता है वो ज्यादा तेजी से भाग पाएगा या लोअर मास वाला? है ना, लोअर मास वाला। बट अभी मैं इसको हाइयर और लोअर की फॉर्म में बोल रहा हूँ। इसको हम अच्छे से कब पढ़ सकते हैं? जब हमें क्यू वैल्यू पता हो। ये बात मैं दोबारा एक्सप्लेन दोबारा से भी करूंगा जब मैं केस की बात करूंगा कल नेक्स्ट लेक्चर में। क्यू वैल्यू वो चीज तुम्हें साफ साफ दिखेगी जो मैं अभी बोल रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा मतलब दिमाग में कॉमन सेंस को यूज करेंगे हम, है ना। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको मिलेगी? इलेक्ट्रॉन को। लाइटर पार्टिकल है। और न्यूक्लियस की हमने एक्सपेरिमेंटली भी चेक किया कि ये जो डॉटर न्यूक्लियाई बना है इसकी काइनेटिक एनर्जी लगभग 0 होती है। तो सारी एनर्जी कौन ले गया? इलेक्ट्रॉन। फिर हमने देखा सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले गया। इलेक्ट्रॉन मतलब बीटा पार्टिकल, तो ठीक है बीटा पार्टिकल। हमने सेम न्यूक्लियाई को दोबारा देखा तो इस बार जो बीटा पार्टिकल है उसको एनर्जी मान लो, पहले में एनर्जी मिली थी 50 यूनिट, इस बार उसको एनर्जी जो बीटा पार्टिकल की निकली है सेम न्यूक्लियाई से, सेम न्यूक्लियाई, पहले भी एक्स की बात कर रहे थे अभी भी, इस बार 50 यूनिट की जगह निकली उसकी 40 यूनिट। फिर अगली बार कितनी निकली? मान लो 70 यूनिट। अगली बार कितनी लिखी? 50 यूनिट। तो भाई सेम न्यूक्लियाई है, सेम एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, सेम डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, तो उसकी जो बीटा पार्टिकल को जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी वो भी हर केस में क्या रहनी चाहिए थी? सेम होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब कोई और पार्टिकल भी है ना साथ में जो क्या ले रहा होगा? कुछ एनर्जी। अब वो पार्टिकल क्या बच गया? क्योंकि एक तो पार्टिकल मेरे पास पता है, न्यूक्लियस जो बना है उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली देख लिया। तो इसका मतलब यहाँ पर एक पार्टिकल की जगह और भी है। वो पार्टिकल हमें पता नहीं लग रहा कौन है जिसके पास एनर्जी आ रही है। और वो एनर्जी भी ऐसी नहीं कि सेम आ रही है हर बार उसके पास भी। नो सर। ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कभी इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा आ जाती है, कभी उस वाले पार्टिकल के पास। कभी उस पार्टिकल के पास एनर्जी क्या आ रही आती है? कम। हाँ मेरे को पता है। कभी उस पार्टिकल के पास एनर्जी क्या आ जाती है? कम। कभी किसके पास कम आ जाती है एनर्जी? कौन से पार्टिकल के पास? कभी तो उस नए पार्टिकल के, अननोन पार्टिकल बोलो, उस अननोन पार्टिकल के पास एनर्जी ज्यादा आ जाती है और किसके पास एनर्जी कम आ जाती है? इलेक्ट्रॉन के पास। डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है।
तो ये कोई नया पार्टिकल है। तो पोली नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि ये कोर पार्टिकल होता है और उस पार्टिकल का नाम है एंटी न्यूट्रिनो। जो यहाँ पर बनता है उसका नाम क्या है बच्चे? एंटी। तो उसकी अभी प्रॉपर्टी मैं लास्ट में दिखाऊंगा तुम्हें, बट याद रखना जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसके साथ एक नया पार्टिकल दिख रहा है, वो कौन है सर? एंटी न्यूट्रिनो। वो ऐसे दिखते हैं, ऐसे ये फ्रीक्वेंसी वाला सिंबल बना के उसके ऊपर एक बार लगा दो, ये एंटी न्यूट्रिनो है। क्या है ये? एंटी न्यूट्रिनो। तो एक तो ये एनर्जी कंजर्व, मतलब ये कंजर्व करवा रहा है। अभी मैं बताऊंगा इसका यूज भी क्या आ रहा है। इसको ज्यादातर हमने स्पिन कंजर्वेशन में हेल्प किया। इसने किसने हेल्प किया, कैसे पहचाना हमने इसको? ये क्या कंजर्व करता है? पहले स्पिन कंजर्व नहीं हो रही थी, अब स्पिन भी क्या हो रही है? कंजर्व है ना। पर उसमें डिटेल में हमने नहीं जाना कि स्पिन कैसे कंजर्व हो रही है, जो हमारे है ही नहीं सिलेबस में। बट फिलहाल याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। एंटी न्यूट्रिनो आया, समझ में आया? सिमिलरली पोली ने जैसे जैसे एंटी न्यूट्रिनो बनाया, तो एंटी न्यूट्रिनो का भी एंटी पार्टिकल होता है, उसको क्या बोलता हूँ? न्यूट्रिनो। ठीक है, जैसे या ऐसे बोल दो, न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल कौन है? एंटी न्यूट्रिनो। तो अगर बीटा पॉजिटिव डीके, बीटा नेगेटिव डीके में एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है, तो बीटा पॉजिटिव डीके में कौन निकलेगा? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो कैसे होगा सर बीटा पॉजिटिव? इसका उल्टा बिल्कुल। कैसे सर? यहां पर कौन कन्वर्ट हो रहा है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटॉन। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? प्रोटॉन किस में कन्वर्ट? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। अब मान लो वही एक एटम है मेरे पास, न्यूक्लियाई है, सॉरी न्यूक्लियाई है। उसके पास पहले कितने थे? 4 प्रोटॉन थे और 2 कितने थे? न्यूट्रॉन थे। एग्जाम्पल है, ये भी हाइपोथेटिकल हो सकता है। अब डीके होने के बाद जो नया पेरेंट न्यूक्लियाई बना, सॉरी डॉटर न्यूक्लियाई बना, उसके पास अब क्या, कौन कन्वर्ट हुआ है बच्चों? कौन कन्वर्ट? प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुए या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में हुआ है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे अब? 3 प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3 3 हो जाएंगे। तो अब बताओ किस चीज पे फर्क पड़ेगा, किस चीज पे नहीं पड़ेगा और कितना? एटॉमिक नंबर पे मास नंबर पे पड़ेगा, +2 ऐड हो जाएगा इसमें। हाँ देखो, मास नंबर पे पड़ेगा, सोचो थोड़ा सा। सर सॉरी, मास एटॉमिक नंबर पे नहीं। हो जाएगा। सोचो ध्यान से। हाँ देखो, पहले नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने थे? 6। अब कितने हैं? 6 किस पे फर्क नहीं पड़ रहा सर? न्यूक्लियस एक्स किस में बदला है? वाई में। और कुछ अब मेरे को पता लग गया सर, क्योंकि बीटा पॉजिटिव डीके में क्या बनता है? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जगह क्या बनता है? पॉजिट्रॉन। अभी दिखा देंगे, चलो कोई बात नहीं, अभी दिखा देंगे, ये छोड़ो। एक्स के पास एटॉमिक नंबर है सर Z, और मास नंबर है A। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल गया, तो A में तो कोई चेंज यहाँ पर भी नहीं होगा। अच्छा, तो अब बताओ क्या कम हुआ है इसमें? Z-1 एटॉमिक नंबर कम हुआ है। प्रोटॉन एक कम हुआ है, तो प्रोटॉन कम होने से कौन कम होगा? एटॉमिक नंबर Z तो Z माइनस क्या हो जाएगा? 1। 1। तो इसकी पहचान क्या है? एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1। और मास नंबर क्या होगा? रिमेन Same. सेम। सेम। ठीक है, अब बात वही, कंजर्वेशन तो होना चाहिए। यहाँ पर Z है, यहाँ Z-1 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? +1 +1। और यहाँ पर क्या आना चाहिए ऊपर? 0। 0 तो ये चीज होती है किसकी? पॉजिट्रॉन। किसकी होती है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन। क्लियर है क्या सबको? यस एक बार ऐसा समझेंगे कि बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फटाफट बताता रहूंगा तो ये नहीं पल्ले पड़ती है चीजें, क्योंकि हर बार कंफ्यूज हो जाते हो। अच्छा, अब सेम वहां पर एंटी न्यूट्रिनो बड़ा था, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा सर? एनर्जी साथ में क्या बनेगा? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का लेगा बस वही फ्रीक्वेंसी वाला सिंबल, बार नहीं लगाना। इसका बार लगा दिया तो वो एंटी हो गया। ठीक है, एंटी हो जाएगा। हो जाऊंगा न्यूट्रिनो। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ऐसा कौन सा डीके है जिसके अंदर मास नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा? दोनों पे नहीं पड़ रहा। दोनों पे नहीं पड़ रहा। हाँ, ऐसा बोलो, कौन सा डीके? बीटा डीके। बीटा डीके। जिसमें एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 1 हो रहा है, वो कौन सा है?
बी नेगेटिव, बी बी पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव। बी पॉजिटिव पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, वेरी गुड, बी पॉजिटिव। लेकिन जिसमें मास नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है एक से, वो क्या है? बी। बी बीटा नेगेटिव, नेगेटिव। बी नेगेटिव। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये दिख रहा है पहला क्वेश्चन, पहला जो कार्बन वाला है वो मेरे को बताओ बीटा पॉजिटिव है या बीटा नेगेटिव है? पहला बी- पहला फर्स्ट, राइट लेफ्ट में फर्स्ट, ये वाला बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव, सीधा देखना है सर, पॉजिट्रॉन नहीं रहता तो क्या है? बीटा। पॉजिटिव। यहाँ पर ये कौन सा है? ये बीटा नेगेटिव, बीटा नेगेटिव। बीटा नेगेटिव। और ये कौन सा है? ये वाला बीटा पॉजिटिव। और भी क्राइटेरिया हैं वैसे, हमको तो ये पता चल गया ना पार्टिकल से ही, पर और भी क्राइटेरिया देखो। Z एक कम हो गया तो भी बीटा पॉजिटिव है, Z एक बढ़ गया, यहाँ पर भी देखो Z एक कम हो गया तो बीटा पॉजिटिव में Z एक कम ही होता है। अच्छा, अब इसके अंदर बताओ क्या बनेगा? बीटा पॉजिटिव, क्या निकलेगा क्वेश्चन मार्क की जगह? पॉजिट्रॉन। कम हो ऐसे तो इधर पॉजिट्रॉन बनेगा। क्या बनेगा? पॉजिटिव। पॉजिट्रॉन। साफ दिख रहा है सर, क्योंकि क्या हो रहा है, Z एक कम हो रहा है और कब होता है? बीटा पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में क्या निकलता है? एक पॉजिटिव। पॉजिट्रॉन। क्या मैंने पॉजिट्रॉन सही लिखा है? सर उल्टा लिखा है। नीचे प्लस क्या वन, आएगा? प्लस वन, +1 और ऊपर 0, और ऊपर क्या आएगा सर? 0। जीरो। ठीक है, चलो। यस। अब वो जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पढ़े थे तो उसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, क्योंकि पूरा तो नहीं पढ़ पा रहे, पर जो जो पार्टिकल्स जो पोली ने बताए थे, ये भी एक फोटोन की तरह ही होते हैं। किसकी तरह होते हैं सर? फोटोन। फोटोन। और इनका रेस्ट मास क्या होता है? 0। 0। मूविंग मास नहीं, रेस्ट मास 0। ठीक है, और एनर्जी इनकी भी वही। और ये भी देखो, अगर चार्ज होता तो मेरे को कोई दिक्कत ही ना आती। अगर चार्ज होता तो मेरे को कैसे पता लगता कि न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो निकल रहे हैं? ये चीज बैलेंस ही ना होती। अगर मैं यहाँ से न्यूट्रिनो को हटा दूं, न्यूट्रिनो को मैं हटा दूं एक सेकंड के लिए, तो बताओ अभी चार्ज बैलेंस है या नहीं है? नहीं है। सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। नहीं है सर। तो बैलेंस है चार्ज तो। चार्ज क्यों बैलेंस नहीं है? देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव देख के मत सोचो। पॉजिटिव का मतलब है ये यही कंफ्यूज हो रहे होगे। पॉजिटिव का मतलब है ये ऐसे लिखा हुआ है। अब बोलो, चार्ज कंजर्व्ड है या नहीं है? फिर यहाँ पर अगर चार्ज कंजर्व्ड ना होता, न्यूट्रिनो पे चार्ज होता, न्यूट्रिनो पे चार्ज होता तो ये चार्ज पहले से ही कंजर्व्ड होता क्या? नहीं सर, वो सब कंजर्व्ड होता न्यूट्रिनो के आने के बाद। लेकिन न्यूट्रिनो नहीं है तब भी चार्ज कंजर्व्ड है। इसका मतलब न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों के ऊपर चार्ज नहीं है, दोनों के ऊपर चार्ज नहीं है। नहीं है। कि अगर होता तो मेरे को साफ साफ दिख जाता, मेरी इक्वेशन बैलेंस ही ना होती। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के एब्सेंट होते, अगर वो होते ही ना और उनके ऊपर चार्ज भी होता तो ऑब्वियसली बात है मेरी इक्वेशन पहले से ही बैलेंस ना होती। लेकिन यहाँ पर मेरी इक्वेशन बैलेंस हो रही थी न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बिना भी। इसका मतलब उसके पास चार्ज नहीं है। क्लियर है? तो देखो, दे आर चार्जलेस। ठीक है। ये स्पिन क्वांटम नंबर हमने नहीं करना, लेकिन इसका होता है +½ और -½ जैसे हम नॉर्मल स्पिन करते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमने देख लिया बीटा नेगेटिव डीके कैसे होता था। Z+1, ठीक है, और क्या निकलता था? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको तुमने दिमाग में रखना है सिर्फ, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा नहीं समझ सकते, लेकिन कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि एंटी न्यूट्रिनो कैसे पता लगता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन हेल्प अस टू एक्सप्लेन द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्यों सर? क्योंकि मैंने बताया था कि कैसे पता चल रहा था एंटी न्यूट्रिनो का, क्योंकि जो बीटा पार्टिकल थे जो सेम न्यूक्लियाई से निकले, उनकी हर बार एनर्जी क्या आ रही थी? सेम आती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। हर बार एनर्जी क्या आ रही थी? अलग आ रही थी। तभी तो मेरे को पता लगा कि एक और पार्टिकल है। अगर सेम होती तो मैं पक्का ही मान लेता कोई पार्टिकल और नहीं है। अलग आ रही थी, कभी 60 यूनिट, कभी 70 यूनिट, कभी 80 यूनिट, यानी एक और पार्टिकल है जो बाकी की एनर्जी ले जाता था। समझ में आ रहा है?
क्लियर है? Yes, sir. डिफरेंट 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 डिफरेंट, तो इसका मतलब एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, किस किस के बीच में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता था? कभी किसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती थी? कभी एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो कभी की, कभी इलेक्ट्रॉन की। तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ये एक्सप्लेन करता है किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताता है, जिसके बारे में हमने नहीं रखना। तो दो चीजें तुम याद ही रखना। कौन कौन सी सर? एक तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन तो साफ साफ समझ में आ जाता है, लेकिन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और स्पिन क्वांटम नंबर बैलेंस क्या क्या है सर? कंटिन्यूअस Spectrum और quantum. स्पेक्ट्रम वो किस वजह से होता है? क्योंकि एनर्जी क्या होती है सर? रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूट किस किस के बीच में? इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या बैलेंस कर के लिए एक्सप्लेन करता है? बैलेंसिंग द स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रो पी हो चाहे एन हो, न्यूट्रॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, सबके पास कैसा क्वांटम नंबर होता है? प्लस माइनस प्लस या फिर -2। ऐसा बोलो, क्या कौन सा भी क्वांटम नंबर होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। तो जब बीटा नेगेटिव डीके या बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव डीके जब भी हुआ, तो हमने देखा कि बाकी सब बैलेंस हो रहा था। एक तो क्या एनर्जी का समझ नहीं आ रहा था, दूसरा क्या बैलेंस नहीं हो रहा था? स्पिन क्वांटम नंबर। जो कि हमें नहीं अभी इतना समझना कि स्पिन क्वांटम, बस ये याद रखना कि स्पिन क्वांटम नंबर बैलेंस नहीं हो रहा था। इसके लिए भी हमें क्या पता लगा कि एक और नया पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो, जिसके आने के बाद हमें पता लगा कि हाँ, इसकी वजह से स्पिन क्वांटम नंबर बैलेंस नहीं हो रहा था। जैसे ये आया, अब स्पिन क्वांटम नंबर भी बैलेंस हो गया, और मेरे को ये भी पता लग गया कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है किस किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर है सबको? दो चीजें, Yes. स्पिन क्वांटम नंबर और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन। दोबारा बोलो, स्पिन क्वांटम नंबर और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? चले आगे। यस सर। फिर भी किसी को अभी देख लो अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ लो अभी, या चले आगे? बोलो, चले? चलो सर। अब गामा डीके सबसे आसान। गामा डीके तुमको पता भी हुआ, जब हायर स्टेट से एक्साइट लोअर स्टेट में आते हैं, तब जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसमें होती है सर? गामा। बोलते हैं गामा। ठीक है, जब एक न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करता है तो उसमें कौन सी एनर्जी लेती है सर? एक्स रे। जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आया सर, कुछ चेंज नहीं हुआ, ना तो जेड चेंज हुआ ना ही ए चेंज हुआ। के पास ना तुम मास का उम्मीद रख, मतलब मास नंबर की उम्मीद रखना, ना एटॉमिक नंबर यानी इतना चार्ज के बारे में बात करेंगे, तो कुछ चेंज नहीं होता। नो चेंज इन एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर ऑफ क्या? न्यूक्लियर टोटल न्यूक्लियाई या पेरेंट न्यूक्लियाई बोलूंगा, व्हेन फॉर्म्ड फ्रॉम पेरेंट न्यूक्लियाई। अब इसकी खास बात क्या, फिर क्यों पढ़ रहे हो भाई? एक गामा फोटोन की खास बात है गामा डीके की, ये अल्फा और बीटा के साथ साथ भी हो सकता है। जस्ट अल्फा डीके के बाद कौन सा डीके हो सकता है? गामा डीके। जस्ट बीटा डीके के बाद कौन सा डीके हो सकता है? गामा। ठीक है, तो अल्फा हुआ, एक्साइट हुआ हमारा न्यूक्लियस, फिर वापस डी एक्साइट हुआ, तो डी एक्साइट होने के बाद वो कौन सी एनर्जी रिलीज कर देगा? कौन सा फोटोन रिलीज करेगा? हमेशा गामा। ये तो हमने पढ़ा भी है, ऐसे जैसे एटम्स में पढ़ते थे गामा, याद है? वैसा ही इसमें भी है गामा फोटोन। बट याद ये रखना है कि इसके अंदर ना तो एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, ना चार्ज। इसको हम बाद में भी पढ़ेंगे। याद रखना, अल्फा और बीटा दोनों के साथ साथ चेंज हो रहा है, ये तो लिखा ही रहने देते। चलो आगे आ जाते हैं। अब ये करके बताओ मेरे को फटाफट, इसको पूरा करो। कौन कौन सा पार्टिकल निकलेगा इसमें? किसमें अल्फा निकलेगा, किसमें बीटा निकलेगा और किसमें गामा निकलेगा? बताओ। सर पहले में बीटा निकलेगा। रीजन के साथ बताएंगे। तो बीटा पॉजिटिव। पहले में बोल रहे हो बीटा पॉजिटिव, यही बोल रहे हो क्या? बीटा पॉजिटिव। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर। हाँ, एटॉमिक नंबर क्या?
डिक्रीज atomic बाय number कम हो रहा कम है, हो रहा है। एटॉमिक नंबर या जेड ही लिखो ना सीधा, जेड डिक्रीज बाय डिक्रीज बाय वन 1, तो z -1 हो रहा है, z -1 हो रहा है सर। 80 में से 79 हो रहा है, तो 1 माइनस हो रहा है। अच्छा, नीचे और वाले मास में नंबर सेम है। तो उसमें और अल्फा वाला, नीचे वाले अल्फा डिके, बीटा नेगेटिव। इसमें क्या हो रहा है? अल्फा डिके, अल्फा डीके पक्का? यस सर। सब बोलो भाई, मैं बोल रही हूँ कोई और कुछ नहीं बोलना चाहता? रीजन अल्फा बताओ अल्फा डीके क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 कम हो रहे और ऊपर 4 कम हो रहे। z decreases by 2 and mass number decreases by 4 सर ये z by नीचे वाले में हमारा बीटा नेगेटिव डिके है, हमारा बीटा एटॉमिक नेगेटिव नंबर इंक्रीज बाय 1 हो रहा है। थर्ड में से बीटा नेगेटिव डिके, नेगेटिव क्यों? Z क्योंकि प्लस Z increases by 1। increases by 1 and mass number remain सेम। ऊपर भी लिखना भूल गए हम, ऊपर क्या सेम रहेगा? हाँ सॉरी, मास नंबर रिमेन सेम। अच्छा, अब मैं से अगर इसके अलावा मैं पूछ लूं न्यूट्रिनो कहाँ निकलेगा, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में? न्यूट्रिनो सर सबसे फर्स्ट में फर्स्ट में, तो फर्स्ट में निकलेगा न्यूट्रिनो और सेकंड में क्या थर्ड में क्या निकलेगा? एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो। और सेकंड में क्या निकलेगा? बस सर नहीं निकलेगा कुछ भी। उसमें नहीं है कुछ। ठीक है, क्लियर है सबको? अब बीटा Yes. पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, गामा डीके। गामा पॉजिटिव नेगेटिव कोई ना बोल देना भाई, समझ में आ रहा है? नहीं बोलेंगे सर। है ना? तो हमारा एक दोस्त था, तो वो हम पेपर दे रहे थे, तो वो क्लास तो आता नहीं था बिल्कुल भी। वो फर्स्ट मतलब समझ लो पहले दिन आया था, फिर उसने 30% अटेंडेंस पूरी करी। उसके बाद क्या कहता है, पेपर देने आ गया, न्यूक्लियाई का पेपर था हमारा। तो कुछ आ रहा था नहीं आ रहा था मुझे पता नहीं। हमारे 2 दोस्त थे, तो एक पानी पीने गया, तो उसके पीछे पीछे चला गया पानी पीने। वो जिसको मतलब जो अटेंडेंस नहीं लगाता था बिल्कुल, वो आराम से ना पानी पी रहा, हंस रहा है अपना आराम से। पेपर चल रहा है और अभी तक पेपर के बीच में पानी पीने आया। तो दूसरे वाला कहता भाई सारा पेपर हो गया क्या तेरा? कहता है हाँ हाँ बस एक दो चीज रहेगी। क्या क्या कर रहा है तू? बस यार मैं एक ही चीज में कंफ्यूज हूँ। क्या किस चीज में कंफ्यूज है? इतना हंस तो रहा है तू। कहता भाई गामा पॉजिटिव और गामा डीके में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा भाई। तो ऐसा हमने नहीं करना अभी, ठीक है? तो समझ लो उसका पेपर कितना अच्छा हुआ होगा। तुमने भी ऐसे नहीं करना। तो गामा पॉजिटिव और गामा डीके मत करना। हाँ, चाहे अलाउड है चाहे ना है। चले आगे। चलो सर। ये आंसर आ गए तुम्हारे। पहले वाले में क्या था सर? इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कौन सा है? बीटा डीके है, बीटा डीके। बीटा ठीक है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निकला यानी बीटा नेगेटिव है। तुमने भी यही निकाला है क्या? हाँ, नो, बीटा पॉजिटिव है। बीटा पॉजिटिव है। कोई और आपने रिएक्शन? गलत लिखा है सर। कोई और? मैंने नहीं लिखा। ओए रुको रुको रुको, 8079 बीटा पॉजिटिव है। पॉजिटिव ही आएगा बीटा, इन्होंने गलत लिखा। ये देखो बीटा पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है। पॉजिटिव है वैसे नीचे भी देखना, मैंने कहा। देखो नीचे सही लिखा हुआ है। नीचे वाले बीटा नेगेटिव था ना? हाँ, यस सर। और ऊपर नीचे इसमें लिखा। ठीक है, इन्होंने गलत लिखा। ठीक है, इन्होंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, देखो ध्यान से। लेकिन स्लाइड तो आपकी है ना, आप ही माने जाओगे। सेम एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, और इंक्रीजेस का मतलब होता है एक न्यूट्रॉन किस में बदल गया? प्रोटॉन। प्रोटॉन। पढ़ लिया सर, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है तो बीटा नेगेटिव है। क्या ही है ये बंदे। चलो आइए। बट गामा डीके की खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो इस बात को, सीधा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। गामा डीके बहुत छोटा सी बात कर रहे थे ना, लेकिन ध्यान से सुनना। और बीटा पार्टिकल में क्या होता है, गामा में क्या होता है, वो तो तुम्हें पता चल गया। अल्फा पार्टिकल में देखो, सबसे पहले जब एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, पहले क्या निकल रहा है सर? अल्फा पार्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो वो क्या निकाल रहा है? अल्फा पार्टिकल। ध्यान से सुनना, अगर ये एक्स है, ये जेड है, ये ए है, तो अगर अल्फा पार्टिकल निकाल ले पहले, तो क्या होगी इसकी कन्फिग्रेशन? फटाफट बताओ। जेड तो कितना हो जाएगा? Z -2 माइनस ए माइनस। -4। अगर मैं चाहूं ये वापिस से जेड बन जाए, तो 2 ऐड करना पड़ेगा इसमें। चलो छोड़ो। अगर अब बीटा पार्टिकल निकाल दिया मैंने, क्या निकाल दिया? बीटा पार्टिकल। और जैसे ही मैंने बीटा पार्टिकल निकाल दिया, समझो, अगर मेरे को वापिस से यहां आना है,
मतलब सपोज करो z-2 से वापस से क्या बन जाए z, तो कैसे बन सकता है? +2 प्लस करके 2 +2 का तो कोई है ही नहीं, यानी 2 बार कौन सा डीके हो जाए? बीटा डीके। नेगेटिव मेरे को बढ़ेगा इसमें ना उसमें। क्या ऐड करना पड़ेगा कि z बन जाए? एक बात बताओ, क्या ऐड करना पड़ेगा z बन जाए? 2 ऐड करना पड़ेगा ना इसमें। 2 यस प्लस, यस तो मैं +2 तो नहीं कर पा रहा, मैं +1 जरूर कर पा रहा हूँ। बढ़ता कब है? एक, जब कौन सा डीके हो? बीटा नेगेटिव डीके। बीटा बीटा नेगेटिव। नेगेटिव। एक बार बीटा नेगेटिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? z-1। दूसरी बार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिर्फ जेड z। तो ये जो अब बनेगा, मान लो मेरा वापिस से x बन गया, क्योंकि ये z रह जाएगा। और बीटा नेगेटिव में क्या मास नंबर में कोई चेंज आता है? नो नहीं सर। A-। इसको और इसको कंपेयर करो, इनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो क्या होता है ऐसी चीजें? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आइसोटोप बन गया सर। अगर किसी का आइसोटोप बनाना है तो इसका मतलब पहले उसमें से अल्फा पार्टिकल निकला हो। अगर मान लो कोई ऐसा न्यूक्लियस दे रखा है, पहले तो अल्फा पार्टिकल निकला है, उसके बाद 2 क्या निकल गए? बीटा नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव, समझ में आ रहा है? बीटा नेगेटिव। तो वो क्या बन जाएगा? जो सबसे पहले पेरेंट न्यूक्लियाई का क्या बनेगा? सीधा एक आइसो आइसोटोप कब होगा? 1 अल्फा 2 बीटा। बीटा नेगेटिव। समझ में आ रहा है? यस ऐसे ही अब तुम खुद सोचो, अगर ये x है, ये a है, ये z है, अगर मेरे को आइसोबार बनाना है, मान लो पहले तो अल्फा आइसोबार बनाना है, तो क्या होता है आइसोबार? मतलब सेम एटॉमिक नंबर पर सेम एटॉमिक एटॉमिक मास का डिफरेंट एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर नंबर। नहीं। नंबर। बोलो फिर z से क्या हो जाएगा? z-1 या z +1 +1? कुछ भी हो सकता है, मास नंबर सेम है, तो कौन सा पार्टिकल निकल सकता है? कब ऐसा हो सकता है? बीटा नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव। कुछ भी हो, चाहे बीटा नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा? z-1, सॉरी z+1। +1 हो नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? z। -1 मैंने दोनों बार बीटा नेगेटिव बोला। जब बीटा नेगेटिव होगा तो z+1, जब बीटा पॉजिटिव होगा तो z-1। -1 जब बीटा पार्टिकल, इसमें बीटा नेगेटिव का एग्जांपल ले रखा है, लेकिन तुम बीटा पॉजिटिव भी बोल दोगे तब भी यही चीज रहेगी, क्योंकि आइसोबार तो दोनों केस में, मास नंबर तो दोनों केस में क्या रहेगा? चेंज होगा। तो जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो क्या बनेगा सर? आइसो बार। ठीक है। अब लास्ट चीज, अब गामा पार्टिकल बन रहा है तो सब कुछ सेम है, बस उसके स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी, तो उसको बोलते हैं आइसोमर। क्या बोलते हैं? आइसोमर। तो गामा पार्टिकल जब निकलेगा तो क्या बनेगा? आइसोमर। आइसोमर। सर एक अल्फा पार्टिकल 2 बीटा नेगेटिव, तो क्या बन गया? आइसोटोप तो सिर्फ बीटा पार्टिकल तो आइसोबार आइसोमर, और सिर्फ गामा तो आइसोमर। कर लोगे ना अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो। इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसीलिए थ्योरेटिकल में एक एक चीज इंपॉर्टेंट हुई है ये, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो फालतू का मैंने पढ़ाया हुआ। ठीक है। यस सर न्यूक्लियर फोर्स के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ। सबसे पहली बात तो न्यूक्लियर फोर्स कैसी फोर्स होती है बच्चों, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताई थी, अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा। और दूसरी बात क्या होती है, ये चार्ज के डिपेंडेंट होती है या इंडिपेंडेंट होती है? ये डायरेक्ट दिख नहीं रहा ना, तो डिपेंडेंट होती है। चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। चार्ज इंडिपेंडेंट क्यों सर? ये वो फोर्स है जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियंस को आपस में बाइंड करती है, मतलब जो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को भी आपस में बांधे रखेगी, और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज डिपेंडेंट होती, तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में क्यों लगती? क्योंकि उनके ऊपर तो चार्ज ही नहीं है। ये चार्ज डिपेंडेंट है, अट्रैक्टिव है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये शॉर्ट रेंज होती है। सिर्फ न्यूक्लियस के छोटे से दायरे में ही इसकी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जहां तक है ये, वहां तक ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। क्या है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब, मैं और भी होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जिसको बोलते हैं, वही है ये। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक से ये कैसी फोर्स है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गर फोर्स है। क्या है? स्ट्रॉन्गर फोर्स है। किससे सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब चार्ज वाली फोर्स है, लेकिन इसका दायरा बहुत छोटा सा है।
मतलब छोटी सी रेंज तक, थोड़ा सा न्यूक्लियस से आगे जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ, इसका मतलब जो दायरा होता है वो कम हो जाता है, इसलिए ये फोर्स वीक पड़ जाती है। लेकिन एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, उस पर्टिकुलर रेंज में अगर इसको देखोगे तो सबसे ज्यादा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। मतलब इसका जो दबदबा है वो है तो बहुत, लेकिन बहुत कम दायरे में है, समझ में आ रहा है। अगर इसके दायरे में तुम आ गए तो फंस जाओगे, क्लियर है। थोड़ा सा भी बाहर चले जाओ तो इसका दबदबा खत्म हो, ठीक है। सबसे और भी इंपॉर्टेंट बात, ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, इट इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करती है सर, न्यूक्लियॉन्स के डिस्टेंस पे, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में कितने डिस्टेंस में, सिर्फ उस पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ उस पे डिपेंड नहीं करती। देखो लाइन ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है वो। अगर सेंट्रल फोर्स होती तो क्या होता सर, ये प्रोटॉन, ये मान लो न्यूट्रॉन, इनके सेंटर से सेंटर के डिस्टेंस पे डिपेंड करती या नहीं करती, करती ना। अगर सेंटर, तो सिर्फ इस पर ये डिपेंड नहीं कर रही, देखो इट इज नॉट सोलली डिपेंड, मतलब सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करती, और भी चीजें हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, न्यूक्लियस अभी पढ़ा है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के पास क्या है, स्पिन है, तो उस स्पिन पर भी ये फोर्स डिपेंड करती है। तो सिर्फ उन डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, साथ साथ उनके स्पिन पर भी डिपेंड करती है, और भी बहुत चीजें जिस पे डिपेंड करती है। तो याद रखना ये सेंट्रल फोर्स नहीं, इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स, क्लियर है सबको। सिर्फ यही चीजें याद रखनी है इसमें, एक तो नॉट अ सेंट्रल फोर्स, नॉट यहाँ पर लिखना था ना, नॉट अ सेंट्रल फोर्स, ठीक है। और क्या है सर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, लेकिन रेंज क्या है इसकी, बहुत कम। तो चार्ज इंडिपेंडेंट है। चार्ज इंडिपेंडेंट क्यों है, चार्ज इंडिपेंडेंट क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे भी लगती है, प्रोटॉन और प्रोटॉन पे भी लगती है, नहीं होता। और अट्रैक्टिव है, क्लियर है। यस सर। अब एक ये चीज है, ये तुम्हारे लिए मैं होमवर्क छोड़ूंगा, खास बात है ये क्या है सर, एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व। देखना है सर कि अब एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट वेरी करते हैं सर, किसी का एटॉमिक नंबर 20 है, किसी का 10 है, किसी का 5 है, तो कुछ ना पैटर्न ऑब्जर्व किए गए, और इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है लेकिन वो हायर लेवल पे करेंगे। कुछ ना पैटर्न ऑब्जर्व किए गए कि कौन सा न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल है, कौन सा न्यूक्लियाई कम स्टेबल है। तो ये पाया गया जब हम 20 से नीचे नीचे की बात करते हैं, जब एटॉमिक नंबर क्या हो 20 से कम हो, कौन से न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या लगभग क्या हो, बराबर, बोलो है ना। यानी मैं बोलूं न्यूट्रॉन टू द प्रोटॉन रेशियो लगभग किसके इक्वल हो, 1 के बराबर। ये कब ऑब्जर्व किया गया, जब किसकी बात कर रहा हूं मैं, 20 से नीचे नीचे नीचे, तो ये ज्यादा स्टेबल पाए गए, ये ज्यादा क्या पाए गए, स्टेबल। फिर जैसे जैसे आगे पढ़ा तो मुझे पता लगा कि ये न्यूट्रॉन टू द प्रोटॉन रेशियो लगभग इससे हो गई 1 से क्या होने लग गई, जो स्टेबल है उनके लिए 1 से तो क्या होने लग गई बड़ी, लेकिन छोटी किससे होने लग गई 1.6 से। तो तुम देखो ध्यान से, ये कर्व बनाया हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, शुरू में तो ये स्ट्रेट लाइन है, यानी न्यूट्रॉन टू द प्रोटॉन रेशियो दोनों इक्वल आ रही है, मतलब 1 आ रही है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल। लेकिन जैसे ही मैं 20 यहां तक, मान लो एटॉमिक नंबर कितना हुआ, सिर्फ 20 जैसे ही मैं 20 को क्रॉस करता हूं, ये कर्व इधर आ जाती है। ये कर्व कौन सी कर्व है, ये जो येलो से लेकर ये पूरी ब्लैक कर्व, मैं इसको रेड भी कर देता हूँ, ये रेड येलो एंड ब्लैक कर्व, सॉरी येलो एंड रेड कर्व, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व। तो ये स्टेबिलिटी कर्व कहाँ शिफ्ट हो गई सर, जब मैं 20 से आगे गया, अब इसकी न्यूट्रॉन टू द प्रोटॉन रेशियो इक्वल नहीं रही, मतलब 1 नहीं रही, ये 1 से तो बड़ी हो गई, लेकिन 1.6 से क्या हो गई, छोटी है। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ कौन से न्यूक्लियाई के लिए बात हो रही है, स्टेबल। तो देखो जो पहले स्ट्रेट लाइन थी वो थोड़ी सी यहाँ शिफ्ट हो गई, क्योंकि अब अगर स्ट्रेट लाइन होती यानी रेशियो 1 होती तो ये सारा पैरेलल चलता इक्वल, लेकिन नहीं चला। अगर 1 से कम होती तो ये इस साइड डेविएट हो जाती, दिख रहा है जहां मैं बना रहा हूं, लेकिन 1 से बड़ी है तो कौन सी साइड डेविएट होगी, ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है क्या, यस सर। अगर 1 से छोटी रहती, मान लो 0.1 हो जाती,
या 0.2 हो जाती, 0.8 हो जाती, तो ये कर्व कहाँ आ जाती बच्चों, नीचे की तरफ। लेकिन अब कहाँ गई है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब सर न्यूट्रॉन टू द प्रोटॉन रेशियो इंक्रीज हो गई है, 1 से क्या हो गई है, इंक्रीज। तो ये पूरी स्टेबिलिटी कर्व है पार्ट 1, और इसको बोलेंगे पार्ट 2। पहले तो शिट जा रही थी, फिर थोड़ा सा इधर हो गई, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी कर्व। और इसके आसपास भी न्यूक्लियॉन्स होंगे, ऐसे दिखाते हैं उनको, स्टेबिलिटी कर्व के लाइट में भी और स्टेबिलिटी कर्व के लेफ्ट में भी, राइट में भी और लेफ्ट में भी। लेकिन ये क्या स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं क्या ये न्यूक्लियाई, मतलब लाई करने का मतलब क्या है इनके ऊपर, क्या इनकी न्यूट्रॉन टू द प्रोटॉन रेशियो क्या 1 से बड़ी और 1.6 से छोटी होगी क्या, नहीं सर, क्योंकि अगर 1 से बड़ी और 1.6 से छोटी होती तो ये कहाँ लाई करते, उस कर्व के ऊपर, लेकिन ये उसके आसपास लाई करते हैं। तो हो सकता है कि इनमें ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो ना 1 से 1.6 के बीच में नहीं होगी। तो इसका मतलब या तो इनमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे किसी में, या तो क्या ज्यादा होंगे, न्यूट्रॉन। किनमें सर, जो स्टेबिलिटी कर्व के आसपास वाले हैं। अगर इनमें अच्छा तुम खुद बताओ, प्रोटॉन अगर इस साइड बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इस वाले न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन ज्यादा होंगे या लेफ्ट वाले के अंदर, सोचो। अगर राइट की तरफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, ये देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन राइट की तरफ, तो ए वाले में प्रोटॉन ज्यादा होंगे या बी वाले में, सर ए वाले में। ये वाले में ऑब्वियस सी बात। तो राइट वाले के पास क्या ज्यादा होगा, न्यूट्रॉन, मतलब ए वाले में क्या ज्यादा होगा, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। चेक करते हैं, देखो there are nucleus to the left of the stability as well as the right of it। स्टेबिलिटी कर्व बोल दो या स्टेबिलिटी बेल्ट बोल दो, बात सेम। जो लेफ्ट वाले हैं देखो ध्यान से, उनके पास एक्सेस न्यूट्रॉन है, क्योंकि अभी मैंने बताया जो राइट वाले हैं उनके पास क्या है ज्यादा, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन समझ में आ रहा है, राइट वालों के पास ज्यादा क्या होंगे, प्रोटॉन। तुमने खुद ही बताया, क्योंकि राइट की तरफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो ए वाले के पास ज्यादा क्या होगा सर, प्रोटॉन, प्रोटॉन, और बी वाले के पास ज्यादा क्या होगा सर, न्यूट्रॉन एक्सेस में होंगे, इसमें प्रोटॉन एक्सेस में हो। और प्रोटॉन एक्सेस में हो तो प्रोटॉन को कम करना पड़ेगा, तभी स्टेबिलिटी की तरफ आ पाएगा। और प्रोटॉन कम करने का मतलब जेड कम होना। जेड कम कौन से डीके में होता था, बीटा बीटा पॉजिटिव। और अल्फा डीके में भी होता है। तो ध्यान से आओ, राइट वाले की बात किया ना, प्रोटॉन ज्यादा हो तो प्रोटॉन को क्या करना पड़ेगा, कम। प्रोटॉन ज्यादा हो तो देखो एक्सेस से प्रोटॉन है तो या तो बीटा पॉजिटिव ही करेगा। समझ में आ रहा है क्या, अगर मैं बीटा की टर्म्स में बात करूं तो कौन सा करेगा, बीटा पॉजिटिव। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं बी वाले की, बी वाले के पास ज्यादा क्या है, न्यूट्रॉन। कम करना है, तो सर न्यूट्रॉन को कम करना है तो सर न्यूट्रॉन को किस में बदल दोगे, प्रोटॉन में। और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदलता है तो क्या, कौन सा डीके होता है, बी नेगेटिव। इसीलिए उसने बोला जो लेफ्ट वाले हैं वो क्या करेंगे, बीटा नेगेटिव डीके। लेफ्ट वाले कौन से करेंगे, बीटा नेगेटिव। राइट वाले कौन सा करेंगे, बीटा पॉजिटिव। जो लाइटर न्यूक्लियाई होंगे, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर 20 से कम होगा, उनके लिए न्यूट्रॉन टू द प्रोटॉन रेशियो लगभग क्या रहेगी, 1। और जो हैवियर हो जाएंगे, जेड से बड़े हो जाएंगे, उनके लिए न्यूट्रॉन टू द प्रोटॉन रेशियो 1 से तो बड़ी होगी, लेकिन किससे छोटी होगी, 1.6 से छोटी होगी। ये कर्व को बोलेंगे, ये जो पूरी कर्व बनेगी इसको मिला के उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट या स्टेबिलिटी कर्व। और इसके जो राइट में होंगे वो कैसा करेंगे स्टेबिलिटी करने के लिए, बीटा पॉजिटिव। इसके जो लेफ्ट में होंगे स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, बीटा। क्लियर है सबको, यस सर। एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, थ्योरेटिकल पार्ट की है तो होमवर्क भी थ्योरेटिकल मिलेगा। तुम लास्ट में एक वर्ड दिख रहे होगे, के कैप्चर दिख रहा है, यस सर। ये पढ़ के आना क्या है, के कैप्चर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी बोलते हैं। 2 कैप्चर पढ़ के आना, इलेक्ट्रॉन कैप्चर एंड प्रोटॉन कैप्चर। ये क्या है तुम्हारे होमवर्क, क्लियर है क्या, क्या पढ़ के आओगे घर से, इलेक्ट्रॉन कैप्चर और
प्रोटॉन कैप्चर। कैप्चर। तुमने सिर्फ मेरे को ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है और प्रोटॉन कैप्चर क्या होता है। कर पाओगे? ट्राई करके आओगे घर से सब? यस बोलो। बाय सर, गुड नाइट सर। ठीक है, चलो Bye, ठीक है sir. बच्चों, अब जा सकते हो आप लोग। बाय बाय सबको, बाय। होमवर्क याद रखना बच्चों, ठीक है? चलो बाय बाय। बाय। बाय।